नेक्स्ट आता है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडीज, राइट। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज में एक वो कोन का हमने देखा, राइट। वैसे ही जो रेगुलर फिगर्स है उनके सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे है, चाहो तो तुम उन्हें प्रूव भी कर सकते हो। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिमेट्रिकल शेप इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलो या ज्योमेट्रिक सेंटर बोल दो, राइट। ये ज्योमेट्रिक सेंटर है, सेंटर ऑफ मास यहीं पे ही होगा। डिपेंड करता है कि ओरिजिन कहाँ लेते हो, उसके बेसिस पे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ये चीज ध्यान रखना, ओरिजिन कहाँ लेते हो उसके बेसिस पे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। हमको क्वेश्चंस आते हैं कि कोऑर्डिनेट ढूंढो सेंटर ऑफ मास के, राइट। तो ओरिजिन पे डिपेंड करता है, और शायद क्वेश्चन में ओरिजिन भी स्पेसिफाई किया हो कि टेक द ओरिजिन एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। तो अगर इसमें जैसे कि अगर इसको स्क्वायर ले लो तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसका लेंथ का हाफ, और ये वाला कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा लेंथ का हाफ। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा l/2, वाई कोऑर्डिनेट भी आएगा l/2, और z कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। कन्वर्सली अगर क्यूबॉइड ले लेते हो, तो क्यूबॉइड में देखो कहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास, तो एग्जैक्टली बॉडी के कहीं पे सेंटर में आएगा। तो बॉडी के सेंटर में यानी एक तो ये नीचे वाला जो स्क्वायर है उसका सेंटर, राइट। ये वाला पॉइंट जो होगा, ओरिजिन इधर ले लो वन ऑफ द कॉर्नर पे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और इसकी लेंथ ले लो l। तो ये वाला पॉइंट जो होगा नीचे वाले स्क्वायर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा l/2 और z कोऑर्डिनेट होगा l/2। और इसको फिर हमें ऊपर शिफ्ट करना है, राइट। तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट था l/2 x, और z कोऑर्डिनेट था l/2, और इसी को हमने ऊपर रेस कर दिया l/2। तो l/2 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 ये आएगा उसका सेंटर ऑफ मास। हर जगह से l/2, ऊपर से नीचे से साइड से, हर 6 साइड से l/2 के अंदर की तरफ एक पॉइंट मिलेगा, वो होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ मास फॉर दिस क्यूबॉइड। सो ज्योमेट्रिक सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होता है, और वो अगेन डिपेंड करता है ओरिजिन कहाँ पर रखते हो तुम। और इरेगुलर बॉडी है तो इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल कैलकुलेशन। रिंग का सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर, राइट, बीच में रहता है। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म थिन रॉड, तो ये भी अगेन हमें पता ही है कि भाई रॉड है, अगर लेंथ l का है, ये 0 0 से लेके l, यानी l लेंथ का रॉड है। तो l लेंथ का रॉड है तो हमें पता है कि भाई उसका सेंटर ऑफ मास तो l/2 पे ही आएगा। x कोऑर्डिनेट l/2, y कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट भी 0। जैसा कि मैंने कहा हमें कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के लिए कहा है, तो बी श्योर ओरिजिन कहाँ है, या ओरिजिन क्वेश्चन में कहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है, और उस बेसिस पे कैलकुलेशंस करने हैं। तो इसका कैलकुलेशन इंटीग्रेशन के टर्म्स में करके हम देखते हैं कि कैसे आया है। तो अब ये रॉड को अलोंग एक्स एक्सिस सुला के रखा हुआ है इस फिगर के हिसाब से। तुम चाहो तो रॉड को अलोंग वाई एक्सिस भी रख के ट्राई कर सकते हो। इंटीग्रेशन वाला ये जो मेथड है उस पर पकड़ बनेगी, इसी के छोटे छोटे अलग अलग केसेस तुम ट्राई करोगे तो इसके अंदर वंस अगेन, राइट, अलोंग एक्स एक्सिस है सेंटर ऑफ मास, तो एक्स एक्सिस वाला फॉर्मूला 1/m इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम। अब नेक्स्ट स्टेप में हम dm ढूंढते हैं, जैसे वो कोन वाला किया था सेम। तो dm इज द मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट dx। वी हैव assumed a small element dx at a distance x from the one of the end। तो लेट्स से ये जो रॉड है उसकी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है लैम्डा। ये रॉड लेंथ वाइज होता है, राइट। तो लेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा है तो हम लैम्डा एज्यूम करता है। लैम्डा को हम कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी यानी लैम्डा को तुम ऐसा कह सकते हो कि लैम्डा इज मास, टोटल मास ऑफ द रॉड एंड टोटल लेंथ। तो अब ये छोटे से
छोटे से एलिमेंट dx का मास कितना हो जाएगा, तो लैम्बडा dx डेंसिटी इंटू एक्स। वो कोन में हमने क्या ढूंढा था, कोन में मास मिला था वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि वो वॉल्यूमेट्रिक चीज थी, ये लीनियर चीज है। प्लेट होगी, आयरन की प्लेट होगी, तो वो एरिया वाइज होगा, तो एरिया वाले में हम क्या लेंगे, स्मॉल मास विल बी एरिया इंटू एरियल मास डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, जिसका वॉल्यूम होता है कंसिडरेबल वॉल्यूम, और जिसका एरिया ज्यादा होता है कंपेयर टू वॉल्यूम प्लेट होती है, तो प्लेट का लेंथ ब्रेड्थ मिला के एरिया ज्यादा होता है, उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, तो उसको वॉल्यूमेट्रिक में कंसीडर नहीं करते, उसको एरियल चीज में कंसीडर करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट तो तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है, या तो वॉल्यूम वाइज, या तो लेंथ वाइज, या तो एरिया वाइज। ऐसा कोई वायर रॉड है तो लेंथ वाइज, स्फीयर है वॉल्यूम वाइज, कोन थ्री डायमेंशनल फिगर है तो वॉल्यूम वाइज, थ्री डायमेंशनल फिगर है वॉल्यूम वाइज, वायर है लेंथ वाइज, राइट। प्लेट है तो एरिया वाइज। वॉल्यूम वाइज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, एरिया वाइज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और लीनियर डेंसिटी को लैम्बडा से डिनोट करते हैं। तो इसको आगे अगर हम कैलकुलेट करें, लैम्बडा dx ये हमको मिला, चाहो तो ये वैल्यू इधर रख दो, नहीं तो बाद में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 1/m, dm की जगह पे आ गया लैम्बडा dx इंटू एक्स। लैम्बडा तो कांस्टेंट चीज है, उसका मास चेंज नहीं हो रहा है। अगर मास भी चेंज हो रहा है तो समझ लो क्वेश्चन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हावेवर मास चेंज नहीं हो रहा है, और यहाँ पर ये जो dx है, राइट, 0 से x डिस्टेंस की दूरी पर है, तो हमारे इंटीग्रेशन की लिमिट्स आएगी 0 से l तक के बीच में हमें सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमेशा शुरुआत से एंड तक, तो 0 से l तक। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x मिलेगा लैम्बडा अपॉन m, ये कैपिटल M है, टोटल मास, x का इंटीग्रेशन x²/2, राइट। लिमिट्स रखेंगे हम 0 to l, लैम्बडा बाय m, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये मिलेगा मुझे l²/2, राइट। लैम्बडा अपॉन m मुझे क्या मिलेगा, 1/l, l²/2, l कैंसल, तो x कोऑर्डिनेट मिला l/2। ये है मेरा सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। कोऑर्डिनेट्स पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट्स लिखने के कहे तो वो आएंगे x, y, z, y और z के अलोंग तो 0 ही है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म थिन रॉड। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सर्कुलर रिंग बोलो, डिस्क बोलो, स्फीयर बोलो, तीनों के सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही होते हैं, और ये फिगर यही दिखा रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन तुमने कहाँ लिया हुआ है। तो फिगर दिया हुआ है तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए ओरिजिन कहाँ है। अगर फिगर नहीं दिया है तो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली डायरेक्टली दिया रहेगा कि भाई ओरिजिन तुम सेंटर पे ले लो। अब ओरिजिन अगर हम सेंटर पे ले लेंगे, स्फीयर ले लो, डिस्क ले लो, या तो रिंग ले लो, अगर हम ओरिजिन को सेंटर पे लेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या मिलेगा, तो r मिलेगा इस केस में 0,0,0 के भाई सेंटर ऑफ मास जो है वो ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही है, और ज्योमेट्रिक सेंटर और कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेंटर दोनों कोइंसाइड हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा 0,0,0। और उसी हिसाब से देखो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस है कि भाई ऐसा है तो सेंटर ऑफ मास मिलेगा r, पे। अगर इस तरह से स्फीयर को, रिंग को या डिस्क, तीनों में से कोई भी हो, सेम ही कंडीशन आएगी, तो सेंटर ऑफ मास मिलेगा x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट r। और ऐसा कुछ है तो सेंटर ऑफ मास मिलेगा x कोऑर्डिनेट r, y कोऑर्डिनेट 0। तो देखो प्लेसमेंट अलग अलग है, कोऑर्डिनेट्स अलग अलग मिल रहा है। तो ये पूरे चैप्टर में खास करके सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, पोजीशन कहाँ है कोऑर्डिनेट एक्सिस की प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, एंड बेस्ड ऑन दैट we get the coordinates of the center of mass. Triangular लेमिना का सेंटर ऑफ मास उसका सेंट्रॉइड, राइट, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो वो भी कैलकुलेशन का ही हिस्सा है। बट अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट, और लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और x2 y2, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x3 y3,
तो जो सेंट्रॉइड होगा उसका कोऑर्डिनेट मिलेगा तुमको x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। कोण का हमने ढूंढा राइट पिछले वीडियो में h/4। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन होगा वहां से हम सेंटर ऑफ मास जनरली लेते हैं। क्वेश्चन में कैसे पूछा हुआ है वो तुम्हें भी ध्यान होना चाहिए। फिर पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सम होमोजीनियस बॉडीज। होमोजीनियस यानी इनका स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहता है थ्रू आउट। तो ये गिवन है कि यूनिफॉर्म होलोस्फीयर है, तो सेंटर ऑफ स्फीयर सॉलिड स्फीयर का भी सेंटर रहेगा, सर्कुलर रिंग का सेंटर रहेगा, सर्कुलर डिस्क का भी ज्योमेट्रिक सेंटर रहेगा, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ द रॉड यानी L/2। प्लेन लैमिना स्क्वायर शीट है, ट्रायंगुलर शीट है तो उसका मीडियंस ऑफ ट्रायंगल जिसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। रेक्टेंगुलर क्यूबिकल ब्लॉक है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स वो भी मैंने ड्रॉ करके बताया कि इट विल बी लाइक L/2 L/2 L/2। होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, और ये सारी वैल्यूज तुम्हें याद रहनी चाहिए बहुत अच्छे से। फिर नेक्स्ट है फॉलोइंग पॉइंट्स रिगार्डिंग द सेंटर ऑफ मास शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड। द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब डिपेंड करता है कि तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ लेते हो। हाउएवर सिर्फ बॉडी एज्यूम करो कि भाई लेट्स से ये रॉड है तो L लेंथ का है तो वो L/2 होगा। पोजीशन, अब उसका पोजीशन वेक्टर या उसका कोऑर्डिनेट वो अलग चीज हो गई। तो पोजीशन जो होगा सेंटर ऑफ मास जो होगा वो तो वही पे रहने वाला है, पर इसके कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर। समझ में आया? तो कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हो सकते हैं इसके x y z कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हो सकते हैं। द पोजीशन विथ इन द ऑब्जेक्ट वो नहीं बदलेगी। द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी ऑब्वियसली यस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मास, वो भी सही ही बात है। Hence, it may lie within or outside the material of the body. The center of mass changes its position only under the translatory motion. There is no effect of rotate. अब रोटेट होगा तो सेंटर ऑफ मास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होने वाला, सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है। हाउएवर मैं ये रॉड को धक्का मार के लेके जा रहा हूँ तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। द थर्ड फोर्थ पॉइंट, द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास प्रूव्स दैट द लॉज ऑफ मैकेनिक्स व्हिच आर ट्रू फॉर पॉइंट मास आर आल्सो वैलिड फॉर द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो चाहे रॉड ले लो या चाहे प्लैनेट्स ले लो, प्लैनेट्स का सिस्टम ले लो, सब जगह पे ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है। इफ वी नो द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम एंड देयर मासेस वी कैन कंबाइन एंड गेट द कॉमन सेंटर ऑफ मास। जैसे कि पूरे सोलर सिस्टम का कॉमन सेंटर ऑफ मास जनरली सन के पास में रहेगा क्योंकि सन काफी मैसिव है, सारे प्लैनेट्स उसके अंदर समा ही सकते हैं। वैसे ही अगर अर्थ और मून को ले लो तो अर्थ और मून के केस में भी सेंटर ऑफ मास अर्थ के करीब रहेगा क्योंकि अर्थ कंपैरेटिवली ज्यादा मैसिव है। फिर ये अगेन ये पॉइंट्स तुम्हें याद रहने चाहिए। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r, तो ड्रॉ करते हैं हम, ये सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा तुमको 0 और y कोऑर्डिनेट मिलेगा 2r। मतलब ये ऐसा कुछ x कोऑर्डिनेट ऐसा कुछ है, ये ओरिजिन यहाँ पे लिया हुआ है, इसीलिए हमको x एक्सिस या x कोऑर्डिनेट 0 मिल रहा है और y कोऑर्डिनेट पे समथिंग कुछ मिल रहा है। पर यही ओरिजिन को तुम शिफ्ट कर दोगे ना तो वो बदल जाएगा। तो ये सब चीजें डिपेंड करती है ओरिजिन कहाँ लिया हुआ है। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क 0 0, पर ये डायग्राम के हिसाब से देखो डिस्क हो के रिंग हो या स्फीयर हो, डिपेंड करता है ओरिजिन कहाँ है। तो मेक श्योर वैसे ही समझो इन चीजों को, राइट। और फिर सेमी सर्कुलर डिस्क है, यूनिफॉर्म क्वार्टर डिस्क है, इनको ड्रॉ करके एक बार खुद के लिए समझ लो।
मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर, आधा हेमिस्फीयर, राइट। तो ये जो चीजें ली हुई है ये इस कंडीशन में है। तो सॉलिड हेमिस्फीयर ये ऐसा होगा, मतलब पूरा अंदर से भरा हुआ है, पूरा अंदर से भरा हुआ है। तो अगेन वंस अगेन यही ज्योमेट्रिक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर तुम याद कर लोगे ना, तो रिलेटिवली शिफ्ट अगर इसको करना है कि जैसे ये मुझे रिंग के केस में कहा था ये 0,2r/पाई। अब यही कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैं यहां पर अगर लेके आ जाऊं तो ये कितना शिफ्ट होगा, यहां से यहां तक, यानी रेडियस जितना शिफ्ट होगा। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसा आ जाएगा यहाँ पे कहीं पे। तो वो सेंटर ऑफ मास होगा, एक्स कोऑर्डिनेट शिफ्ट हुआ r डिस्टेंस से, तो r,2r/पाई। सो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस याद कर लेते हो तो उसका शिफ्टिंग वगैरह तुम समझ सकते हो। फिर ये क्वेश्चन है, राइट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टी शेप्ड प्लेट। और ओरिजिन भी देके रखा हुआ है कि भाई ओ से हमको दूरी फाइंड करनी है। सो सिंपल डायरेक्ट यूज ऑफ द फॉर्मूला है इसमें। कौन सा वाला फॉर्मूला, यही आएगा कि r विल बी इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 बाय m1 प्लस m2। पर इसके अंदर हमको सिर्फ o से ही कैलकुलेट करता है, तो लेट से वो y के अलोंग है। तो इसको y के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट विल बी m1 y1 प्लस m2 y2 बाय m1 प्लस m2। दो प्लेट्स दी हुई है यहाँ पर, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। तो m1 का मास कितना होगा, ये वाली जो प्लेट है इसका मास कितना होगा, एरिया इंटू एरियल मास डेंसिटी, जो कि रो से डिनोट करती है, और इसका एरिया होगा 8 दूनी 16। और सेम वे m2 कितना मिलेगा, एरियल मास डेंसिटी, जो कि रो से डिनोट होती है। तो और इसका एरिया कितना होगा, 6 इंटू 2 यानी 12 रो, 12 सिग्मा, रो नहीं सिग्मा, रो तो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी से। अब हमको कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए भी हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि भाई ओ से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो ये वाला जो बॉक्स है उसका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक सेंटर पे आएगा, राइट। हॉरिजॉन्टली होगा वो 4 मीटर पे और वर्टिकली होगा 1 मीटर पे। अब क्योंकि हमको तो वर्टिकल ही देखना है, तो ये जो हॉरिजॉन्टली 4 मीटर दूर है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो वर्टिकली ये कितना दूर है ओ से, 1 मीटर। नोट डाउन कर लो कि या तो फिगर में वर्कआउट कर लो कि भाई ये जो पॉइंट ओ दिया हुआ है वहां से ये ऊपर वाली बॉक्स या प्लेट है उसका सेंटर ऑफ मास 1 मीटर है, और ये नीचे वाली जो प्लेट है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, हॉरिजॉन्टली अगर देखने जाओगे तो वंस अगेन वो 4 मीटर ही मिलेगा। और वर्टिकली कहाँ आएगा, तो वर्टिकली ये 6 है, राइट। तो ये 6 का आधा यानी ये इतना हो जाएगा 3, 3 और 2 5। तो इस पॉइंट से ये सेंटर ऑफ, ये इसका सेंटर ऑफ मास, ये छोटी वाली प्लेट का सेंटर ऑफ मास है 5 मीटर पे। वंस अगेन ये जो बॉक्स है इसका सेंटर ऑफ मास आएगा 1 मीटर, क्योंकि हमको ओ से ढूंढना है पोजीशन, ओ से ढूंढना है, तो ओ से 1 मीटर नीचे। और इसका हॉरिजॉन्टली हमको कुछ लेना देना नहीं है, पर वर्टिकली, तो वर्टिकली पहले सिर्फ बॉक्स का देखेंगे तो पूरा 6 मीटर का है ये प्लेट, तो उसका सेंटर ऑफ मास आएगा 3 मीटर पे। बट हमको तो ओ से डिस्टेंस चाहिए, तो ओ से ये 2 मीटर और यहां से 3 मीटर यानी टोटल 5 मीटर आएगा। तो R1 मुझे मिलेगा, R1 है मेरा ये वाला, तो R1 मुझे मिलेगा 1 मीटर और R2 मिला मुझे 5 मीटर। अब फॉर्मूला में पुट रख दो, तो Y मिलेगा मुझे M1 16 सिग्मा प्लस 12 सिग्मा अपॉन M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2, 16 और 12 28, 28। कुछ गलत हुआ, M1, अच्छा ये M1 और R1 तो मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पे R1 आएगा 1 और यहाँ पे R2 आएगा 5 मीटर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 12 5 60, 60 और 16 76,
76 सिग्मा बाय 28 सिग्मा, कैंसल आउट कर दो, ये इतना मीटर दूर आएगा। चाहो तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। टोटल मास आएगा 16 + 12 28 सिग्मा, और ये ऊपर वाला M1R1 M2R2, तो 76/28 मीटर, जो भी कैंसल आउट करके आंसर आता है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द गिवन पॉइंट O। ये आंसर है हमारा, राइट। और वैसे ही ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कहता है कि सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस circular plate of uniform thickness has a diameter 56 centimeter and a circular portion of the diameter 42 centimeter is removed from one edge of the plate। देखो, is removed from the one edge of the plate, यानी किसी एक साइड से निकाल दिया है, या कह दो यहां से कहीं से भी। तो अगर मैं यहां पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करके यहीं से ये सर्कुलर पार्ट अगर निकाल देता हूं, तो फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डिस्क। ऑब्वियसली मैं इतना हिस्सा निकाल दूंगा तो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहीं पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास है O, और ये जो डिस्क निकाल दी है लेटस से, उसका सेंटर ऑफ मास है O1, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है, तो बचे हुए हिस्से का सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा अंदर शिफ्ट हो जाएगा, लेट्स से O2 पे। तो O2 का पोजीशन फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस दिए हुए हैं, तो उसी के टर्म्स में। तो यहां पर लेटस से, क्योंकि ये प्लेट है तो इसमें भी हम यूनिफॉर्म मास डेंसिटी सिग्मा एज्यूम करेंगे, राइट। लेटस से ये वाला मास है M1 और ये पूरी बड़ी प्लेट का मास है M। तो पूरी बड़ी प्लेट का मास मुझे मिलेगा डेंसिटी इंटू एरिया। एरिया बड़ी प्लेट, पूरी प्लेट का एरिया होगा πr², और रेडियस आएगा उसका 28 सेंटीमीटर, तो 28²। अभी इसको स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने का ट्राई नहीं करो, वो आगे जब लास्ट स्टेप में जरूरत पड़ेगी तब हम सिंप्लीफाई करेंगे। और ये जो छोटी प्लेट निकाली है उसका मास आएगा, मास की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये M1R1 M2R2, तो मास की जरूरत पड़ेगी। हावेवर यहाँ पे ये हम M1R1 M2R2 यूज नहीं करेंगे, कुछ अलग यूज करेंगे। तो इसका मास होगा सिग्मा इंटू एरिया πr², 42 यानी 21 का स्क्वायर, है ना। अब यहां पर हम ये कंसेप्ट ये वाला यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट? प्रिंसिपल मूवमेंट ये कहता है कि सेंटर ऑफ मास के अलोंग मूवमेंट्स जीरो मिलेगी। जो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास था उसके अलोंग मूवमेंट्स जीरो मिलेगी। सो वैसे तो मूवमेंट अबाउट, मूवमेंट ऑफ, वर्ड्स में लिख देते हैं कि मूवमेंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट, निकाल देने के बाद रिमेनिंग पार्ट, तो लेट्स से वो हम उसको M2 ले लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट लेते हैं हम M2, जो कि हमको मिलेगा टोटल मास माइनस जो हिस्सा निकाला है वो। तो मूवमेंट ऑफ M2 अबाउट O विल बी इक्वल टू मूवमेंट ऑफ M1 अबाउट O। ये भी एक मेथड है सेंटर ऑफ मास ढूंढने का, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के थ्रू। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा, मूवमेंट का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहां पर हम लेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द मास, तो मास इंटू डिस्टेंस लेंगे। तो M2 वाला मास कितना था? M माइनस M1, तो ये मास आएगा सिग्मा पाई M माइनस M1 ना, तो 28² माइनस 21² इंटू डिस्टेंस कितना है
तो O2 इंटू O, और यहां पर मूवमेंट ऑफ मास, तो मास m1 कितना है जो निकाल दिया है वो है सिग्मा पाई 21 स्क्वायर, और डिस्टेंस हो जाएगा OO1। अब यहाँ पे हमको डिस्टेंस ढूंढना है। O2O तो हमको ढूंढना है, OO1 हमें पता है। कैसे? ये रहा O, ये वाला रेडियस हमको पता है 28, है ना, और ये वाला रेडियस हमको पता है 21, तो 21 माइनस 28 यानी ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। कितना आएगा 21 माइनस 28? 7। तो ये सिग्मा पाई कैंसल, और आगे लिखे तो 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, O2O जो कि हमें ढूंढना है 21 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7। हाँ 7 आया था। मेक O2O एज ए सब्जेक्ट, 21 इंटू 21 इंटू 7, और 28 माइनस 21 दोनों का स्क्वायर यानी a प्लस बी, a माइनस बी यूज करता हूं मैं, तो आएगा 49 इंटू 7। तो ये 7 7 सा कैंसल, 7 7 सा 49, 3 7 सा 7 3 सा, तो O2O आ गया 9 मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो 9 सेंटीमीटर। तो क्या कहा है? फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डिस्क। तो सेंटर ऑफ मास विल बी 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास। ऐसा वर्ड्स में लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने जिस हिसाब से इसको सॉल्व किया है, डायग्राम दिया हुआ नहीं है, तो O से O2 की तरफ मूव हुआ है। तो अगर हमने यहां पर ओरिजिन लिया हुआ था, है ना, तो उस हिसाब से वो O से O2 तक गया हुआ है। सो ये है क्वेश्चन जिसमें हमने मूवमेंट ऑफ मास वाला कंसेप्ट यूज किया है टू सॉल्व इट। तो ये थे सारे कैलकुलेशंस सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब अगर दो चीजों का कॉमन सेंटर ऑफ मास मूव करता है तो रिलेटेड वेलोसिटी, रिलेटेड एक्सेलरेशन, मोमेंटम, उन सब का कैलकुलेशन हम देखेंगे। मेक श्योर ये जितनी भी चीजें की है इसको 2-3 बार रीराइट करके प्रैक्टिस करो, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के लिए प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने कहा था अलोंग एक्स तो अलोंग वाई, और दिमाग में उतार लो कि ये चीजें काम कैसे कर रही है। सी यू।